बेटा आज का जो हमारा आर्टिकल है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैस डिफेक्ट। ठीक है बेटा, मैस डिफेक्ट। अब मैस डिफेक्ट बेसिकली क्या चीज़ है बेटा? एक जनरल परसेप्शन है कि लेट्स सपोज आप कोई भी एक जो है वो शॉप है, उस पर कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, तो आप कोई भी एक चीज़ मांगते हैं। लेट्स सपोज कि हम ऑरेंजेस की बात कर लेते हैं या बनानास की बात कर लेते हैं, बनानास की बात कर लेते हैं वो ज़्यादा, या एप्पल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है कि लेट्स सपोज आपके पास जो है वो ये एक एप्पल है और आप एज्यूम कर लें कि जो ये एप्पल है इसका वज़न कितना है, इसका वज़न है 10 ग्राम। ठीक है बेटा, और आपने क्या किया, आपने इस तरह के 4 एप्पल लिए और 4 एप्पल लेके एक शापर में डाल दिए। ठीक है, और शापर का वजन कितना है, शापर का वजन बिल्कुल ना होने के बराबर है, निग्लिजिबल मैस है। ठीक है, तो ये आपका 4 एप्पल से, जिनमें से हर एक का वजन लेट्स सपोज इजी कर लें और इजी कर लें 100 ग्राम कर लें, और इसको आपने एक जो है वो इंतहाई मैसलेस पॉलीथीन बैग के अंदर डाल लिया। तो बेटा अब बताएं कि अगर आप इस पॉलीथीन बैग का वजन करते हैं तो वो कितना होगा? जी बेटा ये बताएं कि अगर हर जो एप्पल है, हर एप्पल का मैस जो है वो कितना है, 100 ग्राम है। जी बेटा बताएं तो टोटल जो ये पॉलीथीन बैग होगा इसका टोटल वजन कितना होगा? 400 ग्राम। 400 ग्राम्स होना चाहिए। ये आपके पास जनरल फिजिक्स की परसेप्शन यही है कि हम जितने भी न्यूक्लियन, ये जितने भी सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनकी जब मैस को सम अप करेंगे तो मैस ऑफ द होल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस में ऐसा नहीं था। न्यूक्लियस में ऐसा था कि लेट्स सपोज अगर हमने इस तरह 4 पार्टिकल जिनका वजन है 1 AMU, ठीक है, और जब हम इनको मिला के एक न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं तो न्यूक्लियस का वजन हो सकता है हो जाए 3.9 AMU। ठीक है, जैसे अगर इस एग्जांपल से कोट करें तो जब हम इन एप्पल्स को एक शापर में बांध के उस शापर का वजन करेंगे तो वजन आ जाएगा 390 ग्राम, जो कि कम है हर एक के इंडिविजुअल मैस को सम अप करने से। ठीक है बेटा, जी सर। तो ये चीज कहलाती है मैस डिफेक्ट। मैस डिफेक्ट क्या है कि जो मैस ऑफ न्यूक्लियस है, एक कंप्लीट न्यूक्लियस है, वो मैस कम होता है विद द सम ऑफ द मैस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, जी सर। तो ये चीज कहलाती है बेसिकली मैस डिफेक्ट, और ये चीज थोड़ी सी अजीब है। ठीक है, हालांकि हमारा जो जनरल परसेप्शन है वो यही कहती है कि जितना कंपोजिंग पार्टिकल्स का मैस होना चाहिए उसको सम अप करें तो न्यूक्लियस का मैस बन जाना चाहिए। ठीक है, तो हम मैस डिफेक्ट में क्या लिख सकते हैं कि the mass of the nuclei is less than the sum of mass of its composing particles। ठीक है बेटा, ये चीज जो है ये आपका कहलाती है, दिस इज नोन एज मैस डिफेक्ट। ठीक है बेटा, जी सर। अब एक पीछे लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि एक न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं बेटा। यहां पे हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं बेटा। ये देखें, ये चीज और ये चीज, ये न्यूक्लियस के कंपोजिंग पार्टिकल्स हैं। न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस से बाहर होता है। तो कौन सी 2 चीजें रहेगी बेटा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अब अगर मैंने प्रोटॉन्स का मैस कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करता हूँ, प्रोटॉन कैलकुलेट कर लेता हूँ कितने प्रोटॉन है। जैसे इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं मैस ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, इसी तरह न्यूट्रॉन्स का मैस कैलकुलेट करना है तो मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेता हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैस ऑफ न्यूट्रॉन से, तो मुझे पता लग जाएगा मैस ऑफ द कंपोजिंग पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, तो इस वजह से मैस डिफेक्ट कितना होता है। मैस डिफेक्ट अगर हम डिटरमिन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं,
मैस डिफेक्ट यानी कि कितना मैस में वेरिएशन आ रही है, ये चीज़ अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक सिंपल काम कर लेते हैं, और वो सिंपल काम क्या है कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते थे Z, और मैस ऑफ प्रोटॉन को कहते थे मैस ऑफ प्रोटॉन। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा बेटा, मैं ज़रा ये चीज़ कंप्लीट कर लूँ फिर रिवाइज कर देता हूँ। और इसी तरह फिर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता था एटॉमिक मैस माइनस एटॉमिक नंबर, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैस ऑफ न्यूट्रॉन से, ठीक है? और फिर इसमें से मैं माइनस कर दूँ मैस ऑफ न्यूक्लियाई, तो जनरली ये डिफरेंस ज़ीरो आना चाहिए था, लेकिन ये डिफरेंस ज़ीरो नहीं आता, ये कोई ना कोई वैल्यू देता है। तो ये जो वैल्यू दे रहा है ये बेसिकली मैस में डिक्रीज आ रहा है, ठीक है बेटा? तो फरवा बेटा, अभी तक आपने ये पढ़ा है, मैस डिफेक्ट पढ़ा है कि मैस डिफेक्ट क्या चीज़ होती है। तो मैस डिफेक्ट ये होता है कि अगर हम कंपोजिंग पर, जिस तरह मैंने अभी एक एग्जांपल कोट की कि एक एप्पल है जिसका वजन है 100 ग्राम, हम इस तरह के 4 एप्पल अगर एक शापर में डाल के उस शापर का वजन करें तो उसका वजन आता है 400 ग्राम। नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर इन हम चारों को एक शापर में बंद करके वजन करेंगे तो हो सकता है वो 350 या 380 या 370 ग्राम आंसर दे, 400 पूरा नहीं देगा, कुछ अमाउंट रिड्यूस हो जाती है, ठीक है? तो बेसिकली आपके पास क्या है, वो चीज़ क्या कहलाती है? मैस डिफेक्ट कहलाती है। तो हम क्या है, मैस डिफेक्ट, जो मैस ऑफ न्यूक्लियाई है वो हमेशा लेस देन होती है मैस ऑफ इट्स कंपोजिंग पार्टिकल, और ये चीज़ क्या कहलाती है? मैस डिफेक्ट कहलाती है, ठीक है बेटा? जी बेटा, क्लियर है? तो मैस डिफेक्ट में सबसे पहले हम सम ऑफ द मैस ऑफ कंपोजिंग पार्टिकल कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम प्रोटॉन्स लेते हैं, उनका मैस सम अप कर लेते हैं, न्यूट्रॉन्स लेते हैं, उनका मैस सम अप कर लेते हैं, और फिर उसमें से मैस ऑफ न्यूक्लियाई माइनस कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास बन गई डेल्टा M इज इक्वल टू Z, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है बेटा? जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है बेटा? ये चीज क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। मैस डिफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है? बेसिकली दो प्रोटॉन एक दूसरे को बेटा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। जी बेटा, प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है? शाबाश, बताइएगा। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। और क्यों रिपेल करेगा? प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल क्यों करेगा? प्रोटॉन के ऊपर बेटा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और दूसरे प्रोटॉन पे भी कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। अब इन पॉजिटिव को जब न्यूक्लियस बनाना है तो मैंने क्या करना है, ये लेट्स सपोज कि अगर साइज ऑफ न्यूक्लियाई है, साइज ऑफ न्यूक्लियाई तकरीबन होता है 10⁻⁻15। तो अगर मैंने इसको न्यूक्लियस के अंदर लेके आना है तो मैं इसको भी ला रहा हूँ और इसको भी ला रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि एक मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू ब्रिंग देम क्लोजर, ठीक है बेटा? अब देखें ना, ये प्रोटॉन जो है एक दूसरे को रिपेल करते थे, मैंने इनको करीब ला के रखा, तो इसका मतलब है मुझे एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए दो रिपेल करने वाले पार्टिकल्स को करीब लाने के लिए, ठीक है बेटा? जी। तो बेटा ये जो आपके पास है ये कहलाता है आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है, कि वो एनर्जी जो बेसिकली रिक्वायर्ड होती है टू फॉर्म अ न्यूक्लियाई टू ब्रिंग द प्रोटॉन्स क्लोजर। अब ये चीज़ इस तरह समझ लें जैसे बेटा आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है आयोनाइजेशन एनर्जी और एक चीज़ पढ़ी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस या एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपके पास क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है।
और इसी तरह होती है एक चीज़ कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि यानी इलेक्ट्रॉन ने कुछ अमाउंट रिलीज करनी है ताकि वो न्यूक्लियस के जो एटम है उसके किसी भी शेल में जा सके। ठीक है, जी सर। जैसे लेट्स सपोज कि हम हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि ये जो पहला शेल है इसकी एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी हम देंगे तो वो यहाँ से रिमूव होगा, या एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर कहीं मौजूद है वो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा तो फर्स्ट शेल में आ सकता है, अदरवाइज वो फर्स्ट शेल में नहीं आ सकता। ठीक है, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव द पार्टिकल फ्रॉम अ सर्टेन स्टेट, उतनी ही एनर्जी पार्टिकल को इमिट करनी पड़ती है टू कम इन अ सर्टेन एनर्जी स्टेट। सही है, तो इस वजह से हम बाइंडिंग एनर्जी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है टू फॉर्म अ न्यूक्लियाई, ताकि प्रोटॉन और प्रोटॉन को करीब लाके न्यूक्लियस फॉर्म कर सकें, या हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। ठीक है बेटा? जी सर। जी बेटा, बाकी सब भी सुन रहे हैं? जी सर। तो बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं the energy required to break a nuclei into its composing particle is known as binding energy। ठीक है बेटा, कि वो एनर्जी जो ज़रूरत होगी ताकि हम एक न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकें इनटू इट्स कंपोजिंग पार्टिकल, वो एनर्जी क्या कहलाती है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। सही है बेटा? अब जो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो होती है mc², और यहाँ पे बेसिकली ये मैस डेफिसिट ही कन्वर्ट हो रहा है इनटू एनर्जी, तो मैस की जगह हम लिख लेंगे डेल्टा m और c की जगह लिख लेंगे c²। तो अगर ऊपर वाले फार्मूला से यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ZMP माइनस ब्रैकेट स्टार्ट A माइनस Z mass of neutron माइनस mass of nuclei into c²। ठीक है बेटा? जी सर। ये चीज हमारे पास होती है बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, यहां तक कोई इशू? नो सर। बेटा यहाँ तक कोई भी इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं सवाल। नो सर। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास होगी बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी के बाद एक और चीज डिस्कस की जाती है और वो है पैकिंग फ्रैक्शन। बेटा बाइंडिंग एनर्जी यूं समझ लें कि एक ताकत है या एक चीज है जो चीजों को जोड़ के रख रही है। बेटा अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो तो चीज ज्यादा जोर से जुड़ी होगी, उसको सेपरेट करना इजी होगा या मुश्किल होगा? जी बेटा, अगर एक चीज जो है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि वो ज्यादा जोर से जुड़ी है या वो लूजली जुड़ी है, उसको तोड़ना इजी है? जोर से जुड़ी है। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब है उसको तोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती, इसमें एक चीज हम डिटरमिन करते हैं जिसको कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली क्या होती है कि बेसिकली ये चीज़ देखें कि लेट्स सपोज हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं और मैं आपको कहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें ताकि हम वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन कर सकें। यानी आपने जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है और उस कंट्रीब्यूशन से हम एक चीज़ बना रहे हैं, एक सोसाइटी बना रहे हैं जिसको हमने रन करना है। अब लेट्स सपोज कि अगर हर बंदा ये सोचे कि चलो मैं बीच में पैसे नहीं देता, सोसाइटी तो चल ही जाएगी, तो इसका मतलब है हमारे पास उस सोसाइटी को रन करने के लिए कलेक्शन कम होगी। लेकिन अगर हर कोई बंदा जो है वो अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट करे, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे, तो फिर वो सोसाइटी अच्छे तरीके से रन कर सकेगी। तो सेम इसी तरह बेसिकली जो चीज़ होती है वो टोटल अमाउंट नहीं बल्कि हर एक की कंट्रीब्यूशन डिपेंड करती है। तो उस चीज़ को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है बेटा,
बाइंडिंग पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है? पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है? बाइंडिंग यानी जो न्यूक्लियस का जो अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं हर एक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। बेसिकली न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए वो अपनी मैस का कुछ हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि एक न्यूक्लियस को फॉर्म कर सकें। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी? द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है बेटा? जी सर। अब फर्ज करें ये C14 है, इसमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? न्यूक्लियस के अंदर कितने जर्रात मौजूद हैं इस केस में? जी बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंबाइंड तादाद इस एटम में कितनी है? 20। नहीं बेटा, 14। ये देखें, ये होता है सिर्फ Z और ये होता है Z+N। तो टोटल तादाद कौन सी है? Z+N वाली है। यानी बेसिकली होता है एटॉमिक मैस। ठीक है, मैस नंबर भी जिसे हम कहते हैं। तो अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करनी है तो पहले आप एक एटम की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करें और फिर उस बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और न्यूक्लियॉन को A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, जी सर। यहां तक कोई इशू बेटा? नो सर। बेटा आप लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है, सिर्फ 2-3 बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। कोशिश किया करें कि खुद कंट्रीब्यूट करें, जितना खुद आप इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, बाकी मैं आपको इन्वॉल्व कर लेता हूँ भी खुद ही साथ। अब बेटा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो है वो हमने डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करनी है। सही है बेटा? तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा हम 1H2 से। बेटा किसी पास बुक होगी ओपन? बेटा बुक ओपन करेंगे तो उस पे जब हमने यूनिफाइड मैस वाला आर्टिकल किया था तो उसके एंड पे एक टेबल था जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन उन सारों की मैसेज इन AMUs गिवन थी। ठीक है बेटा? जी सर। तो आप वहां पे ड्यूट्रॉन को देख लें, 1H2 होता है बेसिकली ड्यूट्रॉन या ड्यूट्रियम। ठीक है, अब हम यही सारी कैलकुलेशन करते हैं फॉर ड्यूट्रियम। ठीक है, हम ड्यूट्रियम के लिए सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखिए हम डेल्टा M कैलकुलेट कर लेते हैं, और डेल्टा M का बेटा ये फार्मूला होता है, और वो क्या होता है आपके पास? डेल्टा M इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा, अब यहां से हम क्या पुट करते हैं? पहले तो Z की वैल्यू पुट करते हैं। बेटा ये इस टेबल में देखें, ये जो चीज है इसमें Z की वैल्यू कितनी है? Z की वैल्यू है 1, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू Z होती है। मैस ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मैस ऑफ प्रोटॉन होता है आपके पास 1.007876। ठीक है बेटा? जी सर। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो आगे प्लस आपके पास आ जाएगा A माइनस Z। A की वैल्यू क्या है? 2 है। Z की वैल्यू क्या है? 1 है। और मैस ऑफ न्यूट्रॉन होता है बेटा 1.00866 माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियाई। बेटा न्यूक्लियस की मैस कितनी होती है? देखिएगा, ड्यूट्रॉन का मैस उस टेबल से बेटा मुझे बताइएगा क्या होता है? सर 3.34। बेटा ये ट्रीटियम होगा, ये ट्रीटियम होगा। इससे ऊपर वाले कॉलम में देखें, uh, 2.01410।
हाँ ये वाला होगा 2.01 2.014102। तो बेटा अब यहाँ पे आप क्या करें, आप कैलकुलेटर ओपन करें, कैलकुलेटर पे एक बार लिख लें, बार बार जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी एक, रमीसा बेटा आपके पास कैलकुलेटर है मौजूद? रमीसा बेटा या फातिमा बेटा, इकरा, किसी के पास भी कैलकुलेटर हो? जी सर है। तो बेटा आपने ये लिख लेना है, सबसे पहले लिख लेना है 1, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है, ब्रैकेट में लिख लेना है 1 मल्टीप्लाई बाय 1.00786, ठीक है बेटा, और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, ठीक है बेटा। वन मल्टीप्लाई बाय 1.0078776, वैसे 7276 होता है या 7876 है, कंफर्म कर लीजिएगा। 7276। 7276 है जी सर। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 7276 कर देते हैं। उसके बाद बेटा आप डबल ब्रैकेट डालें, डबल ब्रैकेट डाल के पहले तो लिख लें 2 - 1 यानी z - a, फिर एक ब्रैकेट क्लोज करें, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल डालें और फिर लिखते हैं 1.008665 और फिर इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर दें और फिर माइनस कर दें 2.0141। आगे क्या था बेटा? 02 था, ठीक है। तो ये लिख लें, एक स्टूडेंट अपने कैलकुलेटर पे ये लिख ले, ठीक है। किसने लिखा बेटा अपने कैलकुलेटर पे ये चीज? क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को मैंने और चीज लिखने के लिए देनी है। जी क्या लिखा? सर मैंने भी लिख लिया बेटा? किसने लिखा है? जी सर। ये अरूज बेटा आपने लिखा हुआ है? जी सर। अच्छा ये आपने लिख लिया। अब आपने ये चीज़ रिमूव नहीं करनी, कैलकुलेटर को जो दोबारा ऑन वाला फंक्शन प्रेस नहीं करना, ये स्क्रीन पे रहना चाहिए, ठीक है। अब आप देखें क्या आंसर आ रहा है, 0.001839, ठीक है। तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या आ रही है, बोलिएगा बेटा? 0.001839 AMUs, ठीक है बेटा, क्लियर है? जी सर। उसके बाद बेटा किसी और के पास कैलकुलेटर है यहाँ पे? जी सर। बेटा क्या नाम है आपका? यानी क्योंकि फातिमा। जी फातिमा बेटा। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है फार्मूला जो है, इस फार्मूला पे फोकस रखना है, BE = डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और वो मैथ्स इन AMU मल्टीप्लाई बाय स्पीड 931.8 कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मैथ्स कैलकुलेट करने के लिए हम डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर यूज करते हैं और यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, डेल्टा एम की वैल्यू हम पुट करते हैं कितनी, 0.001839 और AMU की जगह पुट करते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। बेटा ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी आपने बेटा सिंपली क्या करना है, कैलकुलेटर पे लिख लेना है 0.001839 मल्टीप्लाई बाय 931.5। बेटा क्या आंसर आ गया? 1.713028 1.713028 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब बेसिकली बेटा इसको फॉर्म करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट चीज कैलकुलेट कर लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। बेटा किसी और के पास भी कैलकुलेटर है? चले अगर किसी और के पास नहीं है तो मैं वहां पे यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर लेते हैं और ये जो भी आंसर आएगा 1.713028, ठीक है।
1.71 1 पॉइंट क्या था बेटा 7130285 डिवाइडेड बाय इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, इसमें न्यूक्लियॉन्स हैं 2, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा ये तकरीबन इसका आ गया 0.85। ठीक है बेटा, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी आ रही है, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन आ रही है 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा। जी सर। बेटा अब जो है वो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। लेट्स सपोज यही चीज़ हम ट्रीटियम के लिए करते हैं। ठीक है, यही चीज़ अगर हम किसके लिए करें, फॉर 1H3, अगर यही चीज़ हम कैलकुलेट करें फॉर 1H3 तो हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले तो हमने ये फार्मूला लगाना है। ठीक है बेटा। अब बेटा इस तरह करें अरूज बेटा कि आप सिर्फ कैलकुलेटर की वो जो ऊपर वाली लाइन है उसके एडिट में जाके z की जगह क्या लिखते हैं, z की जगह लिखते हैं 3, सॉरी 1, z की जगह पे 1 है, ऑलरेडी 1 है, कोई इशू नहीं है। मैस ऑफ प्रोटॉन को आपने नहीं छेड़ना, प्लस को नहीं छेड़ना, a की जगह पे आप लिख ले 3। a की जगह पे बेटा क्या लिख लिया, उसी कैलकुलेटर में जो एडिट का ऑप्शन होता है उस एडिट के ऑप्शन में जाके आपने उसकी जगह क्या लिख लेना है, 3 लिख लेना बेटा। जी सर लिख लें। ठीक है, अब 3 लिख लिया, उसके बाद बाकी चीज को नहीं छेड़ना। मैस ऑफ न्यूट्रॉन को आपने छेड़ देना। मैस ऑफ न्यूट्रॉन कितना था, 3 पॉइंट कितना बताया था आपने, मैस ऑफ न्यूट्रॉन, मैस ऑफ न्यूक्लियस जो है ट्रीटियम का वो आपने कुछ बताया था 3.01 3.049 6049 और सिर्फ इसको एडिट कर लेना है और इक्वल का बटन दबा के बताएं हमारे पास कितना आंसर आता है। जी बेटा रिमूव इस वजह से नहीं करवाया था कि सिर्फ इक्वल का बटन दबाना है, बस ये चेंजिंग करके सिर्फ आप इसको चेंज कर दें, इसको चेंज कर दें और इसको चेंज कर दें, आपका ऑटोमेटिकली ठीक होता जाएगा सारा, यानी क्विकली होता जाएगा। सर इसमें आंसर 197.706 197.706 बेटा ये गलत है, इंतहाई ज़्यादा गलत है ये। आप पास देखें ये भी 1 है, ये 3 है, 2 हो जाएगा, 2 + 3 3 हो जाएगा। इसका आंसर कहीं 3 में आना चाहिए, 3 में से 3 माइनस करें, आंसर बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो मैं खुद कर लेता हूँ। ठीक है, हम उसी तरह करते हैं, ये बटन दबाते हैं, हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करके 1 मल्टीप्लाई बाय 1.007276 ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर हम प्लस का सिंबल दबाते हैं, फिर 2 बार ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर हम कर देते हैं 3 - 1 ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल डालते हैं, उसके बाद हम क्या कर देते हैं 1.008665 करते हैं और फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर माइनस का सिंबल डालते हैं और फिर बेटा क्या पुट करना था 3.01649 पुट करते हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.008557। सॉरी सर वो दरमियान एक मिस्टेक। ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। 0.008556। ठीक है बेटा। जी फातिमा बेटा आपने क्या करना है, इसी वैल्यू में जो सिर्फ 931 से पहले वैल्यू लिखी थी उसको हटा के ये वाली वैल्यू लिख देनी है। आपने सिंपली ये 0.001839 जो है इसको हटा के क्या लिख देना है 0.08556 कर देना है। 7.969914 7.96 9914
7.969914, बिल्कुल ठीक हो गया। और बेटा अब अगर पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करें तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होती है वो हमारे पास होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी हमने इसको 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है बेटा, तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 होता है, 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 3 6 ज़ा 18 होता है, 1 कैरी चला जाएगा, 3 5 ज़ा 15 होता है, 1 कैरी चला जाएगा, 3 6 ज़ा 18 होता है, 1 कैरी चला जाएगा, 3 6 ज़ा 18 होता है, 1 कैरी चला जाएगा, 3 2 ज़ा 9 होता है, 2 कैरी चला जाएगा, 3 8 ज़ा 24 होता है। तो ये आ जाएगा 2.656628 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। ठीक है, तो बेटा किसकी पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है, ड्यूट्रियम की या ट्रीटियम की? ट्रीटियम की ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह बेटा मैं हीलियम का सिर्फ आपको रफ कैलकुलेट करके बता देता हूँ। बेटा हीलियम का जो Z होता है वो बेसिकली कितना होता है, हीलियम के Z की वैल्यू होती है, हीलियम के Z की वैल्यू होती है 2। तो मैं इस पहली वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे कर लेता हूँ 2। उसके बाद हीलियम का जो मैस नंबर होता है, हीलियम का मैस नंबर कितना होता है 4, हीलियम का चार्ज नंबर कितना होता है 2, और हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसका मैस होता है 4.0026। ठीक है, 4.0026। तो बेटा ये चीज़ आ गई। अब फातिमा बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करें 931 के साथ। ट्वेंटी 24.48 और इसको डिवाइडेड बाय कर दें 4, 6.120। 6.120, बिल्कुल ठीक है, सही है बेटा। तो अब यानी इसमें ये आ रहा है कि हमारे पास जो हीलियम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, अब आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए ये टेबल बनाना है। ठीक है बेटा, ये हम एक टेबल ले लेते हैं, और इस टेबल में हम सबसे पहले तो रख लेते हैं न्यूक्लियस एलिमेंट का नाम। ठीक है बेटा, इस टेबल में जो सबसे पहली चीज हम रखेंगे वो रखेंगे एलिमेंट। हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं? ठीक है बेटा, तो पहली चीज हम कैलकुलेट कर लेते हैं एलिमेंट। क्लियर है बेटा? जी सर। उस पे इस एलिमेंट में जो सबसे पहला एलिमेंट हम रख लेते हैं वो हम रख लेते हैं 1H2। ठीक है बेटा, उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट हम रख लेते हैं वो रख लेते हैं 1H3। मैं इन दोनों की चीज़ें फिल कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को जो है वो एक बार पता लग जाए कि हमने क्या करना है। अब बेटा इस एलिमेंट में सबसे पहले तो आप क्या कर लें कि आप लिख लें कि चार्ज की वैल्यू क्या है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू तो खैर आपको पता ही है। एलिमेंट आपके पास क्या है, एलिमेंट है 1H2। 1H1 क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें तो है ही एक पार्टिकल, तो उसमें दो चीज़ों को करीब लाने की ज़रूरत उस तरह की पड़ती नहीं है। दूसरा हमारे पास है 1H3। ठीक है बेटा, अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है आपने डेल्टा M। ठीक है बेटा, इसमें सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा M कैलकुलेट करना है, जिसकी यूनिट होगी AMUs। अब बेटा 1H2 के AMU की क्या वैल्यू आ रही थी, वो आ रही थी आपके पास 0.001839, और जो 1H3 है इसकी क्या वैल्यू आ रही थी, इसकी वैल्यू आ रही थी 0.008556। ठीक है बेटा, जी सर। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट आप चीज कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट आप कैलकुलेट कर लें, वो कैलकुलेट कर लें बाइंडिंग एनर्जी।
कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। अब बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हम किस में ले रहे हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं। तो ये जो पहले कॉलम में वैल्यू आ रही है इसको आपने 931.5 से मल्टीप्लाई करा लेना है, तो आपके पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी जो क्या आ रही है 1.7130258। क्लियर है। जी उसके बाद आप कर लें, नेक्स्ट कर लें बेरियम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर लें, यानी पैकिंग फ्रैक्शन कर लें। पैकिंग फ्रैक्शन किसकी इक्वल होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की इक्वल होती है, और इसको भी हम किस में कंसिडर करते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंसिडर करते हैं। तो बेटा इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन आ रही है वो आ रही है 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिखते क्योंकि यूनिट हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं, 0.85। ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, आ रही थी आपके पास 7.969914, और यहाँ पे जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 2.66 में कर देता हूँ। ठीक है बेटा। जी। उसके बाद नेक्स्ट आप कर लें हीलियम के लिए, हीलियम वाला भी फिल करवा देता हूँ क्योंकि हम तकरीबन कर चुके हैं। बेटा हीलियम का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है 2He4 होता है। ठीक है बेटा, तो इसमें जो हमारे पास डेल्टा एम आ रहा था, डेल्टा एम की क्या वैल्यू आ रही थी, डेल्टा एम की वैल्यू आ रही थी 0.29282, 0.29282, 0.29282। बेटा इसकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही थी 24 पॉइंट, बेटा 0.2982 को मल्टीप्लाई कर दें 931 से, 931.5। बेटा मौजूद है कोई क्लास में? सर अब चेंज आ रही है। बेटा जो भी आ रही है बोल दें। 272.26 27 272.76 272.76। बेटा ये गलत आ रहा है, ये वैल्यू गलत आ रही है, मैं देख लेता हूँ। हमारे पास ये वैल्यू ठीक है 4.0026, इसको 0.02 है बेटा, 0.02 है, ये मिस्टेक है, 0.029282, 27.276 27.276 बिल्कुल ठीक है, 27.276। अब बेटा इसको 4 से डिवाइड भी करवा दें। 27.276 डिवाइड बाई 4 6.819 6.819। अब बेटा आपने क्या करना है, आपने यही चीज करनी है लिथियम के लिए। ठीक है बेटा, सेम यही प्रोसीजर करना है लिथियम के लिए, सेम यही प्रोसीजर करना है कार्बन के लिए, सेम यही प्रोसीजर करना है ऑक्सीजन के लिए, और सेम यही प्रोसीजर करना है नाइट्रोजन के लिए भी, और सेम यही प्रोसीजर 2 एलिमेंट्स और के लिए कर लेना है, और वो एलिमेंट्स में आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है बेटा, सर वो एलिमेंट्स रिपीट कर देंगे। जी मैं एलिमेंट यहाँ पे लिखने लगूँ। ठीक है, तो एलिमेंट जो है वो आपके पास है एक आपके पास आ ये, मैं बस थोड़ा सा टेबल को एडजस्ट कर लूँ। जी बेटा वो एलिमेंट है आपके, एक एलिमेंट है आपके पास हीलियम के बाद हम कर लेते हैं लिथियम Li37।
उसके बाद आप कर लें कार्बन 6 12, उसके बाद आप कर लें नाइट्रोजन 7 14, उसके बाद आप कर लें ऑक्सीजन 8 16, उसके बाद आप कर लें बेटा क्रिप्टॉन, और उसके बाद कर लें यूरेनियम। यूरेनियम होता है 92 to 35, ठीक है बेटा। क्रिप्टॉन की क्या होती है बेटा, कोई गूगल करके फटाफट बताएगा क्रिप्टॉन की क्या होती है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह। सर 83.798। 83.798, ये तो मैस हो जाएगी ना। हाँ ये एटॉमिक मास है। और एटॉमिक नंबर क्या है? एक मिनट। 36 होगा। 36। तो क्रिप्टॉन का आप 3692 वाला लें, 3692, ठीक है। आपने गूगल से इनकी वैल्यूज देख लेनी है, न्यूक्लियर मास इन एएमयूज, ठीक है। एलिमेंट का नाम लिखेंगे, आइसोटोप का नंबर लिखेंगे और उसका मास पूछ लेंगे, और आपने ये टेबल मुझे फिल करके देना है, ठीक है बेटा। इस टेबल पे बाकी वैल्यू बातें होंगी, ठीक है। जैसे मैं लिथियम के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो लिथियम है, हम यूँ लिख लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ Li7, ठीक है। लिथियम 7 जो है उसका एटॉमिक मास क्या होता है, आपने यहाँ से गूगल से देख लेना है। ये बेटा 7.0016044, ठीक है। ये लिथियम का एटॉमिक मास है, यानी मास नंबर है, ठीक है। जी सर। इसी तरह अगर आपने क्रिप्टॉन का करना है तो Kr एटॉमिक मास ऑफ Kr92, ठीक है। आप क्रिप्टॉन 92 जो है आप उसका जो है वो 91.29617131, तो आप न्यूक्लियर मास इधर से कैलकुलेट कर लेंगे, पीछे वाली सारी चीज सेम है, ठीक है बेटा। जी जी। तो देखिए ये दो वैल्यूज ऑलरेडी मैंने आपको दे दी, ये वैल्यू मैंने आपको दे दी, ये वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी। ये चीज़ आप गूगल से करेंगे, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम ही रहेगा। आपने इनकी वैल्यूज पुट करके ये टेबल फिल करके मुझे देना है, और बाकी बात हम इस टेबल को फिल करने के बाद करेंगे, ठीक है। जी सर। क्योंकि इसकी बेस पे हम देखेंगे कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का बिहेवियर कैसा होता है, किस कंडीशन में न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल हो रहा है, और किस कंडीशन में जो है वो न्यूक्लियस इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये आपको रिप्रेजेंट करेगी कि न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है बेटा। जी सर। चले बेटा, ये आज का लेक्चर था। कल आप मुझे ये जब टेबल फिल करवाएंगे तो उसके बाद हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। चले बेटा, आज का लेक्चर यही था, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।